हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्न एफर्टलेसली। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इतिहास के एक ऐसे इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको सुनते ही हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वार के बारे में जानना आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। So without any further delay, let's get started. प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। उस समय के इतिहास में इतना बड़ा युद्ध ना कभी हुआ था और ना ही माना जा रहा था कि भविष्य में कभी होगा। बट जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो इस युद्ध का नाम द ग्रेट वॉर से बदलकर वर्ल्ड वार 1 कर दिया गया। इस विश्व युद्ध में बहुत से देश शामिल हुए और लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई और उनमें से 1 करोड़ 10 लाख केवल सिपाही थे और बाकी बचे हुए आम इंसान, और इससे भी कई ज्यादा घायल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, यानी कि 4 years 3 months and 2 weeks तक। चलिए इस वार की काजिज की बात कर लेते हैं। अगर हम काजिज की बात करें तो सबसे प्रमुख काज अलायंसेस का बनना था। ये अलायंसेस पावर्स को मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी, बट इन अलायंसेस की जानकारी सिर्फ उन्हीं देशों को होती थी जिनके बीच में ये अलायंसेस बनाई जाती थी। इन अलायंसेस में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अलायंसेस थी, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल ऑन्टेंट। पहले हम ट्रिपल अलायंस की बात कर लेते हैं, जो 1882 में फॉर्म हुई थी, जिसके मेंबर्स थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। ट्रिपल ऑन्टेंट ये 1907 में फॉर्म हुई थी। इसके मेंबर्स थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंसेस, अगर कोई देश इन अलायंसेस के मेंबर पर हमला करता है तो अलायंसेस के मेंबर मिलकर उस देश का मुकाबला करेंगे। अगर हम मिलिटरिज्म एंड इंपेरियलिज्म काजेस की बात करें तो 1914 आते आते हर एक बड़ी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था। नई नई कंट्रीज अपने डिफेंस को मजबूत बना रही थी। इन सब कंट्रीज में से ब्रिटेन और जर्मनी 2 बहुत पावरफुल कंट्रीज थी। ब्रिटेन, जिसने ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रियों में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, और एक समय तक ब्रिटेन ने पूरे विश्व भर के 25% देशों का कब्जा लिया था। भारत, जो कि ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, जिस पर ब्रिटेन ने लगभग 200 सालों तक राज किया। दूसरी तरफ जर्मनी भी कॉलोनीज पे कॉलोनीज बना जा रहा था। उसने भी अफ्रीका में बहुत सारी जगह पे कॉलोनीज बना रखी थी। ये उस समय की दोनों बहुत पावरफुल कंट्रीज थी। इन दोनों में प्रथम आने की एक रेस सी चल रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से बहुत सी कंट्रीज अपने डिफेंस को मजबूत कर रही थी। ब्रिटेन और जर्मनी नए नए वेपन्स, टैंक्स, मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर और भी बहुत सी तरह की वेपन्स बना रही थी। जर्मनी और ब्रिटेन का सारा फोकस अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना और वेपन्स बनाना था। इससे पहले कि हम वार के मेन काज को जाने, चलिए ये जान लेते हैं कि ये वार किन किन पावर्स के बीच में हुई थी। एक तरफ थी अलाइड पावर्स, जिसमें था रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जो कि 1917 में जुड़ा था इस वार में, और जापान। दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ओटोमन अंपायर, जो आज की डेट में टर्की वाला एरिया, और उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर, जो आज की डेट में सेंट्रल यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं। सबसे डायरेक्ट कारण ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का मर्डर था। फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के न्यू किंग बनने वाले थे, एक बार अपनी वाइफ के साथ बोस्निया में घूमने गए। बोस्निया, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी किंगडम का ही एक प्लेस था, वहां पर उनको सर्बिया की एक ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हेड के एक सदस्य गैव्रिलो प्रिंसिप ने 28 जून 1914 को गोली मार दी। तो इस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों में काफी आक्रोश था। वो अपने प्रिंस का मर्डर का बदला लेना चाहते थे। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को खुद को सरेंडर करने के लिए बोला।
बट सर्बिया बिना लड़े खुद को कैसे सरेंडर कर सकता था। सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी क्योंकि इसके दो कारण थे। एक, उनके बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी और दूसरा, इन दोनों देशों में स्लेविक लोग रहते थे और रशिया पहले से ऑस्ट्रिया हंगरी को पसंद नहीं करता था और सर्बिया को रशिया से मदद मांगते देख ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी जर्मनी से मदद मांगी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ये दोनों भी एक ही अलायंस के मेंबर थे जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने भी सर्बिया के साथ लड़ाई की घोषणा कर दी और उसके तुरंत बाद रशिया ने भी जर्मनी के साथ लड़ाई की घोषणा कर दी और फिर कुछ दिनों बाद फ्रांस भी जर्मनी पर टूट पड़ा क्योंकि वो भी रशिया के साथ एक ट्रीटी से जुड़ा था। ये काफी कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो था। अभी तक ब्रिटेन शामिल नहीं हुआ था, बट इटली जो कि ट्रिपल अलायंस का मेंबर था, वो इस वार में जर्मनी का साथ देने से मुकर गया क्योंकि उसने कहा कि मैंने ये ट्रीटी डिफेंस के लिए साइन की थी, ना कि अटैक के लिए। जर्मनी सबसे पहले फ्रांस को निपटाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि रशिया की आर्मी बहुत बड़ी है, तो वो उसे बाद में देख लेगा। जर्मन ट्रूप्स ने फ्रांस में घुसने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुना। जब जर्मन आर्मी ने बेल्जियम के आर्मी कैंप पर अटैक किया तो बेल्जियम ने ब्रिटेन को बुला लिया क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम ने भी एक ट्रीटी पर साइन किया था, ट्रीटी ऑफ लंदन, जो कि 1839 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटेन को बेल्जियम को हर हाल में प्रोटेक्ट करना था। अब ब्रिटेन भी जर्मनी पे वार डिक्लेयर कर चुका था। जर्मन ट्रूप्स फ्रांस में घुसने में कामयाब तो हो गए, बट फ्रांस को हरा नहीं पाए क्योंकि फ्रांस को ब्रिटेन आर्मी का सपोर्ट मिल चुका था और ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को हरा दिया। और दूसरी तरफ जर्मन ट्रूप्स ने रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया और उसके लगभग 3 लाख सैनिकों को मार दिया। और इसके तुरंत बाद ही ओटोमन अम्पायर ने भी रशिया पे अटैक कर दिया क्योंकि ये दोनों भी काफी पुराने दुश्मन थे और एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते थे। इसका एक और बड़ा कारण ये था कि रशिया पूरी दुनिया के साथ जिस रास्ते से ट्रेड करता था वो रास्ता ओटोमन अम्पायर के पास एक स्ट्रेट से होके जाता था और इस स्ट्रेट को लेकर इन दोनों के बीच में ऑलरेडी काफी बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। इस वजह से ओटोमन अम्पायर ने भी रशिया पे अटैक कर दिया। इस टाइम तक ओटोमन रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और सर्बिया वार में कूद चुके थे, बट अभी तक अमेरिका वार में शामिल नहीं हुआ था। अब फ्रांस और ब्रिटेन ने लेफ्ट साइड से जर्मनी की अफ्रीकन कॉलोनीज पे अटैक कर दिया। जब ब्रिटेन खुलकर इस वार में आ गया तो जापान को भी इस वार में कूदना पड़ा क्योंकि जापान और ब्रिटेन के बीच भी एक ट्रीटी साइन हुई थी। अब जापान ने भी अपनी वफादारी ब्रिटेन के प्रति जतानी शुरू कर दी और इसीलिए जापान ने चाइना में कुछ जर्मन कॉलोनीज पर अटैक कर दिया। अब जबकि जर्मनी काफी वीक हो चुका था, उसकी काफी आर्मी भी मारी जा चुकी थी, इसलिए अब उसने ब्रिटेन पे नेवल अटैक करना शुरू कर दिया। जर्मनी की आर्मी से भी कहीं ज्यादा उसकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी। उस समय जर्मन सबमरीन्स को सबसे पावरफुल सबमरीन्स माना जाता था और उनको यू बोट्स भी कहा जाता था। पहले तो जर्मनी सिर्फ एलाइड शिप पर ही अटैक किया करता था, बट एक बार उसने गलती से पैसेंजर शिप पे अटैक कर दिया जिसमें अमेरिका के कई नागरिक मारे गए, जिस वजह से अमेरिका भी वार में आ गया। अमेरिका अप्रैल 1917 में वार में आया, फिर सारी एलाइड पावर्स ने मिलकर जर्मनी को काफी वीक कर दिया। रशिया में इस टाइम पर 2 रिवॉल्यूशन एक साथ आ गई थी जिससे रशिया का पूरा कंट्रोल एक नए इंसान वी लेनिन के हाथों में चला गया था, जो वार में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, जिसने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर दी। तो इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी और रशिया के बीच की वार का दी एंड हो गया। बट दूसरी तरफ से युद्ध अभी भी चल रहा था।
जर्मनी बिल्कुल अकेला पड़ चुका था क्योंकि उसका साथी इटली भी ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था। अलाइड पावर की आर्मी ने अपना अटैक जारी रखा और सेंट्रल पावर की कमर तोड़ दी। अब सेंट्रल पावर के पास हार मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को सीज फायर एग्रीमेंट में साइन कर दिया और अगले ही साल 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेस फाइनल हुई और इस वार का दी एंड हो गया और वर्ल्ड वार 1 में सेंट्रल पावर्स को हारा हुआ कंसीडर कर दिया गया। चलिए हम इस वार के आफ्टर मैथ की बात कर लेते हैं। गिल्ट ऑफ वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का दोषी सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ठहराया गया और इसके लिए जर्मनी को बहुत सारा फाइन भरना पड़ा। जर्मनी इस फाइन की फाइनल इंस्टॉलमेंट जाकर 2000 में चुका पाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जर्मनी को कितना फाइन भरना पड़ा होगा। जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी अफ्रीका में, वो कॉलोनीज ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट ली। बट यूएसए ने खुद कुछ नहीं लिया क्योंकि यूएसए इंपीरियलिज्म के सख्त खिलाफ था। वर्ल्ड वार 1 को कई बार ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है क्योंकि इस वार की वजह से 4 एम्पायर्स खत्म हुए थे। जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर एंड ओटोमन एम्पायर। और इन एम्पायर की टूटने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज बनी जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, लैटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, फिनलैंड एंड सो ऑन। उस टाइम वर्ल्ड वार 1 की वजह से मेल पॉपुलेशन काफी कम हो गई थी और बहुत से देश घाटे में चले गए थे। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस वार में करोड़ों लोग मारे गए और उससे भी कई ज्यादा लोग घायल हुए। बैटल ऑफ सोम एक ऐसी बैटल थी जिसमें सिर्फ एक ही दिन में 80,000 एलाइड सोल्जर मारे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं इंडियंस इन वर्ल्ड वार 1। इंडियन सोल्जर्स के बिना अलाइड पावर का वर्ल्ड वार में जीतना काफी मुश्किल था। 10 अक्टूबर 1914 को इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वार को ज्वाइन किया। लगभग 13 लाख इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से वर्ल्ड वार में लड़ाई की। 74,184 इंडियन सोल्जर्स वर्ल्ड वार में मारे गए और 69,214 सोल्जर्स बुरी तरह जख्मी हुए। इंडियन सोल्जर्स सिर्फ वर्ल्ड वार में लड़े नहीं, उन्होंने बहुत सी बैटल्स भी जीती। उन्होंने जर्मन ट्रूप्स, ओटोमन एम्पायर ट्रूप्स को भी हराया। उन्होंने फ्रांस में, मेसोपोटामिया में जो आज की डेट में इराक है, इजिप्ट में, बहुत सी और प्लेसेस में भी लड़ाइयाँ लड़ी। इंडियन आर्मी के ही कैवलरी डिवीजन ने इसराइल के हाइफा शहर को लिबरेट कराया। न्यू दिल्ली में जो इंडिया गेट मेमोरियल है वो ब्रिटिश एम्पायर ने उन इंडियन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया है जो वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश की ओर से लड़े थे। इसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर ने ज़्यादा बड़ा तो कुछ किया नहीं है। देखा जाए तो ब्रिटिश एम्पायर इंडियन सोल्जर्स की उस बहुत बड़ी कुर्बानी को भुला चुका है। बट हमें नहीं भुलानी चाहिए अपने सोल्जर्स की कुर्बानी। हमें उनकी कुर्बानी को आज भी याद रखना है और फ्यूचर में भी याद रखना है। ओके गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। मीनवाइल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so you are notified every time whenever I post a new video. Thank you for watching this video and have an awesome day.